एक शाम कलमकारों के नाम। नमस्कार दोस्तों, कलम के जादूगर समूह के कार्यक्रम एक शाम कलमकारों के नाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा समूह कलम के जादूगर पोइट ऑफ द मंथ प्रतियोगिता का आयोजन करता है। यह प्रतियोगिता 4 चरणों में संपन्न होती है और माह के अंत में हमें मिलता है उस माह का पीओटीएम। तो पीओटीएम ऑफ द मंथ का हम अपने इस कार्यक्रम एक शाम कलमकारों के नाम में साक्षात्कार करते हैं। तो इस कड़ी में आज हम साक्षात्कार करने वाले हैं हमारे पोइट ऑफ द मंथ अक्टूबर माह के कवि श्री नरेंद्र सिंह त्यागी जी का, और साथ में हमारे जो नवंबर के संयुक्त विजेता रहे हैं श्री कवि राम किंकर जी एवं कवित्री वर्तिका अग्रवाल जी का। तो सबसे पहले मैं मंच पर स्वागत करूंगी अपने कवि नरेंद्र कुमार सिंह जी का। नरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और साथ में ढेर सारी बधाइयां भी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसके जी लिए सर। कलम के जादूगर मंच का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो मुझे यह अवसर प्रदान किया गया कि मैं अपनी कुछ बातें आप लोगों के समक्ष रख सकूं। और इसके साथ ही मैं नवंबर माह के दोनों संयुक्त विजेता वर्तिका अग्रवाल जी और राम किंकर सिंह जी को भी हार्दिक बधाई देता हूं। और जी सर, तो अब मैं अपने मंच पर जी सर, आगे भी उत्कृष्ट लेखन करते रहें और नई ऊंचाइयों को छुएं। जी, तो अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी नवंबर माह की संयुक्त विजेता वर्तिका अग्रवाल जी को। वर्तिका जी। सादर प्रणाम। नमस्कार वर्तिका जी, ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं पीओटीएम बनने के लिए। थैंक यू, मुझे भी बहुत 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 अच्छा लगा, बहुत। जी, तो अब मैं साथ में मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे नवंबर माह के संयुक्त विजेता कवि राम किंकर सिंह जी का। नमस्कार सर। आपको और श्रेष्ठ कवि नरेंद्र सिंह त्यागी जी एंड वर्तिका अग्रवाल जी को। आप लोगों के साथ मिल करके मुझको ये खुशी हो रही है कि जैसे कोई उपलब्धि हासिल हो गई। और पीओटीएम का जब पुरस्कार संयुक्त रूप से मिला तो संयुक्त तो मैंने बाद में समझा, हमने सोचा कि एक पुरस्कार ऐसा मिला है जिसकी प्रतीक्षा कई माहों से चल रही थी। तो आपको बहुत बहुत आभार कि आपने हमें इस लायक समझा कि पीओटीएम के एक विजयी कवि के रूप में मुझे स्वीकार किया। सर, आप जब जो भी लोग हमारे स्क्रीन पर इस समय मौजूद हैं, आप तीनों बहुत ही उम्दा लिखते हैं और मैं आप सभी के लेखनी की बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। वाकई में आप कमाल लिखते हैं। तो कुछ लाइनें हमारा जो साक्षात्कार स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए कहूंगी, आप तीनों के को समर्पित हैं मेरी कुछ लाइनें। जब भी लिखती है आप सभी की लेखनी, जब भी लिखती है आप सभी की लेखनी, रचती है शब्दों का अद्भुत संसार, करते हैं आप सभी सृजन ऐसा कि शूल भी लगते हैं फूलों का हार, शूल भी लगते हैं फूलों का हार। क्या बात। भावों को शब्दों का जामा पहनाते हैं आप सभी, भावों को शब्दों का जामा पहनाते हैं आप, तो मनभावन छंदों की गंगा जमुना बहाते हैं, गंगा जमुना बहाते हैं।
बहुत बहुत मैडम, स्वागतपूर्ण है आप सभी। मैडम लाजवाब। आपने भी रसधार बहा दिया यहाँ, शब्दों के इतना सुंदर इतने सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग किया कि हम लोगों का हृदय जो है सुन के गदगद हो गया। तो मैं सर मैं गौरवान्वित आप महसूस हो रहा है मंच से कितना। सभी सर श्रोता हम और दर्शक को भी अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और मंच का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और, सर हमारा और जो ये मंच है ये उसकी खासियत है कि यहाँ पर हर व्यक्ति अपने आप में अनमोल है, एक कोहिनूर है। और सच में ये हमारा कहना चाहिए सौभाग्य है कि हम अपने इस मंच के जरिए आप सभी के को ढूंढ पाते हैं, आप सबकी प्रतिभा से रूबरू हो पाते हैं। तो पुनः पुनः मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगी और साथ में आपने हमारी ट्रॉफी जीती है उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो बस एक छोटी सी गुजारिश करूंगी कि भाई आप लोग विजेता रहे हैं, आपने ट्रॉफी जीती है, तो मैं चाहूंगी कि एक बार अपनी ट्रॉफी हमें भी दिखा दीजिए और हमारे दर्शकों को भी। बहुत अफसोस है कि मुझे आपका यह अनुरोध पूरा करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि मैं बैंगलोर आया हुआ हूँ और मेरी ट्रॉफी जो है वो समस्तीपुर में ही है। तो अभी मैं 9 तारीख को यहाँ आया हूँ और उससे पहले ही मुझे ट्रॉफी मिल गई है। तो मेरी ट्रॉफी तो वहीं समस्तीपुर में है। कोई बात नहीं सर, हम फिर से हम कभी फिर आप, क्योंकि हम जानते हैं कि आप इतना उम्दा लिखते हैं, तो फिर कभी फिर सही आप जरूर जीतेंगे और पुनः आपको ट्रॉफी मिलेगी और उस वक्त हम देखेंगे। ओह वर्तिका जी, आरके सिंह जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और ढेर सारी बधाइयां जीतने के लिए। तो सबसे पहले मैं आप सभी से ये पूछना चाहूंगी कि कैसा लग रहा है पीओटीएम बनकर, विजेता बनकर कैसा लगता है और कितनी खुशी होती है और कैसी फीलिंग आती है, तो वो जरूर मैं जानना चाहूंगी। और सबसे पहले शुरुआत हम नरेंद्र जी से करेंगे। नरेंद्र जी, आप अपनी जो भावनाएं हैं प्लीज उन्हें व्यक्त कीजिए। देखिए, मान सम्मान किसे बुरा लगता है? मान सम्मान पाकर तो जितनी आंतरिक खुशी मिलती है उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। और ये कलम के जादूगर मंच में यह प्रतियोगिता जो है, पीओ टीम की प्रतियोगिता, वो बड़ी बड़ी विलक्षण प्रतियोगिता है। इसमें 4 चरणों में ये प्रतिभागिता करनी पड़ती है और उसके बाद अंत में जब पीओ टीम का खिताब मिलता है तो जो खुशी के या आनंद का अनुभव होता है वह शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो और मुझे जो है यह पुरस्कार तीसरी बार मिल चुका 3 बार मिल चुका है। तो दैट्स ग्रेट, बहुत तो मैं बड़ी उपलब्धि। मंच का बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं जो हमारी रचना पढ़ते हैं और उस पर ये अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार। जी सर, बहुत अच्छा लगा आपकी ये प्रतिक्रिया सुनकर, बहुत बढ़िया सर। और अब मैं आऊंगी वर्तिका जी के पास। वर्तिका जी बताइए कैसा महसूस कर रही हैं पीओटीएम बनकर? पहले तो मैं खोज रही थी कि मैं मतलब जिस दिन ये रिजल्ट आया था कि कौन आया सर्वश्रेष्ठ और कौन आया, तो हम श्रेष्ठ से शुरू किए कि मेरा नंबर शायद श्रेष्ठ में होगा, देखिए होगा क्या, और नहीं मिला। मुझे लग रहा है नहीं हुआ, कुछ में नहीं हुआ। फिर ऊपर सर्वश्रेष्ठ देख के तो एकदम से सरप्राइज्ड कि मैं बता ही नहीं सकती कि क्या खुशी मिल रही थी कि नीचे से शुरू किया वो ऊपर मिला। तो मैं बता नहीं सकती कि बहुत खुशी हुई बहुत। और ये भी लगा कि ये गजब का मंच है और मतलब कितना यहाँ पे लोगों को, साहित्यकारों को उत्साहित किया जाता है कि उनकी लेखनी चलती रहे, कुछ नया करती रहे। यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, सारी विशेषताएं हैं। बहुत ही सुंदर मंच है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बहुत सुंदर प्रतिक्रिया के लिए। और वाकई में हमारा ये मंच ये कोशिश करता है कि जो प्रतिभाशाली लेखन है, उनकी जो प्रतिभा है वो सभी के सभी दर्शकों के सामने आए। तो ये हमारी हमेशा कोशिश रहती है और आप सभी को देखकर लगता है कि हमारी जो ये कोशिश है वो कामयाब हो रही है। तो अब मैं
आर.के. सिंह जी के पास जाऊंगी और उनसे ये जानूंगी कि उनको कैसा लग रहा है पीओटीएम बनकर। भावना जी, खुशी की बात यह है कि इस ट्रॉफी को मिलने के बाद अगले दिन मेरे घर पर एक छोटा सा फंक्शन था जिसमें कुछ लोग आने वाले थे। तो मैं इस पीओटीएम ट्रॉफी को ड्राइंग रूम में ऐसी जगह रखना चाहता था जहां सबकी नजर पड़े। जी जी। कारण क्या है कि कलम के जादूगर से सम्मानित होना एक ऐसे ही है जैसे साहित्य का ऐसा मंच जो विविध विधाओं को 4 चरणों में टेस्ट करने के बाद किसी एक को माह में पुरस्कार देता है। और तो और ये चारों ही चरण इतने विविध प्रकार के होते हैं कि किसी को एक में महारत हासिल है तो दूसरे में नहीं है। अब उसको पढ़ना जी पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। तो कोशिशों के बाद जो उपलब्धि हासिल होती है वो बहुत ही आनंददायक होती है। और आपने आनंद देने का जो काम किया है अपने इस शीर्ष मंच पर, क्योंकि ये मंच ऐसा है जिसको मैं महसूस करता हूँ कि कविताओं की विधाओं का एक अलग संसार है। तो इस ऐसे अद्भुत संसार से यह प्राप्त प्रमाण पत्र या ये ट्रॉफी हमारे लिए एक निधि के बराबर है। और मैं ड्राइंग रूम से उठा कर ले आया जब आपने कहा कि ले आई। तो इससे आप समझ सकते हैं कि खुशी का क्या इससे सरोकार है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये वाकई में मैं समझ सकती हूँ कि जब भी आप किसी बड़ी प्रतियोगिता के विजेता होते हैं तो वाकई में कितनी खुशी होती है और लगता भी है, जैसा कि आपने कहा कि आपने ड्राइंग रूम में सजाया, उससे तो लगता भी है कि हाँ हमने कुछ जीता है तो दूसरों के साथ हम इसको शेयर करें और दूसरों को भी पता चले कि हाँ जी हम भी विनर हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा आप सभी की प्रतिक्रियाएं जानकर, आप सभी के मनोभावों को से रूबरू होकर। तो चलिए मैं अब एक दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आप सभी से कि आप सभी जो इतना सुंदर माधुर्य से परिपूर्ण जो सृजन करते हैं और ऐसा सृजन करते हैं कि इसको पढ़कर हमारे जो दर्शक हैं और हम भी बहुत ही प्रसन्न होते हैं, बहुत ही सुकून मिलता है कि वाह, मुंह से ऐसा ही निकलता है वाह क्या लिखा है। तो ये इस सफर की जो है वो शुरुआत कैसे हुई? लेखन के लिए आप किससे प्रेरित हुए या आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि हम भी लिख सकते हैं या हम भी लिखें और अपने मनोभावों को कलम से दूसरों तक पहुंचाएं? तो मैं वर्तिका जी आपसे शुरू करूंगी। वर्तिका जी, ये तो कैसे शुरुआत की? मेरी शुरुआत तो बचपन से ही मैं लिख रही थी और मुझे ऐसा कुछ है ही नहीं कि कलम तो हमेशा से ही चलती थी बचपन जी से ही। और अब जो है विधा प्रदान की, एक बार किसी उसमें ऐसी सम्मेलन में मैंने बड़ा सुना कि अलंकार विधाओं का प्रयोग बहुत खूबसूरत बना देता है लेखनी को। तो जी मैंने जी उसी दिन ठान लिया कि मुझे अब सीखना होगा। तो इस चीज में 2-3 साल लगा और अभी भी सीख रही हूँ। तो अब वाकई में जब कोई गाता है या कुछ तो समझ में आता है कि इसका क्या इम्पैक्ट, क्या असर पड़ता है सुनने वालों पे। तभी से मतलब सुनना और पढ़ना दोनों ही बहुत जरूरी है अपनी लेखनी को मैच्योर बनाने के लिए। और जब कोई कोई होते हैं कविता जो झकझोर के रख देती है कि वाह इसने क्या लिखा है, मुझे भी कुछ लिखना है ऐसा, तो वही उस वक्त प्रेरणा बन जाती है उस वक्त के लिए। कभी कभी कोई चित्र होते हैं ऐसे जो एकदम झकझोर के रख देते हैं, कभी कभी कोई कविताएं होती हैं, कभी कभी किसी का बोलना ही हो जाता है जो एकदम झकझोर के रख देता है और फिर वही प्रेरणा बन जाता है। जी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल आपने सही कहा कि पता नहीं कहाँ से हम प्रेरित हो जाते हैं, कई बार पता नहीं चलता, ऐसी सामने ऐसी प्रस्तुति आ जाती है कि पढ़कर लगता है कि हाँ हमें भी कुछ इस तरह से लिखना चाहिए। कुछ भी आपको कई बार इंस्पायर कर देता है लिखने के लिए। बहुत अच्छा लगा वर्तिका जी आपके विचार सुन के। तो अब मैं हमारे नरेंद्र जी जो थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए थे, अब दोबारा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सर मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगी कि ये जो आप इतना प्रभावशाली आपका जो ये लेखन है, आप इतनी गजब की कविताएं लिखते हैं कि बस पढ़कर मन कह उठता है कि वाह क्या लिखा है। तो उस सफर की शुरुआत आपने कहाँ से की
कहाँ से आपको प्रेरणा मिली और कब से आपने लेखन स्टार्ट किया? जी सर। पहले तो सृजन की सराहना करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरा ये बहुत लंबा सफर नहीं है। आज से लगभग 5 साल पहले, 5 सवा 5 साल पहले मैं पहली बार एक फेसबुक से जुड़ा हुआ मंच शीर्षक साहित्य परिषद से मैंने सफर की शुरुआत की। उसकी भी कहानी एक अजीब है कि मैं हिंदी में देवनागरी में नहीं लिख पाता था, इंग्लिश फॉन्ट रहता था मेरे मोबाइल में, तो मैं अपनी भावना इंग्लिश में ही मैंने अंग्रेजी के शब्दों में ही व्यक्त करता था। तो वहाँ के संचालक ने कहा कि आप अच्छा लिख लेते हैं, लेकिन अगर इसको हिंदी फॉन्ट में लिख करके भेजें तो आपकी रचना प्रतियोगिता में आएगी। तो मैंने एक मित्र से ये सहयोग लेकर के हिंदी फॉन्ट ये किया और उसके बाद मैं वहाँ लिखने लगा। तो शुरुआत में मेरी रचना उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन एक बार जब वहाँ श्रेष्ठ रचनाकार की उपाधि मिली तो उसके बाद बहुत उत्साह जग गया। और उसके बाद तब से जब लिखना शुरू किया तो मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं लिखता जा रहा हूँ। अब कुछ रचना अच्छी बन जाती है, कुछ ऐसे ही साधारण रहती है। तो लगभग 10,000 से ज्यादा रचना तो मैं लिख चुका हूँ। हाँ, तो इसमें कुछ ये अच्छी आप लोगों को ये मैं समझता हूँ कि मेरा प्रयत्न सार्थक रहा। और रोज मैं कुछ न कुछ सीखता रहता हूँ, विभिन्न मंचों से विभिन्न जो विद्वत जन हैं उनसे कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करता रहता हूँ और यह यात्रा मेरी जारी है। बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छा लगा आपके विचार जान के वाकई में, और साथ में ये जानकर कि आपने 10,000 रचनाएं लिख दी हैं। गजब सर, सैल्यूट। तो अब हम आर.के. सिंह जी के पास चलते हैं। लेकिन मेरी अभी तक एक कोई किताब नहीं आई है। कोई बात नहीं सर, बहुत जल्दी आ जाएगी। बिल्कुल, जिस तरह से आप लिख रहे हैं तो वो दिन भी दूर नहीं जब हम आपकी किताब का अनावरण होते हुए देखेंगे। जी सर, जरूर आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। तो अब मैं आर.के. सिंह जी के पास जाऊंगी और उनसे पूछूंगी कि ये सुहाना सफर लेखनी के साथ किस तरह से शुरुआत हुई इसकी। भावना जी, ये एक संयोग है। इसमें मैं अपनी ये कहूं कि मैंने कोई कोशिश की या मैंने कोई प्रयास किया, ये कहना अतिशयोक्ति होगी। मैं पीसीएस सर्विस का अधिकारी हूं और इस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सीनियर एडवाइजर के रूप में सरकार ने मेरी सेवाएं ले रखी है। ऐसे में जब शुरुआत अगर मैं ध्यान दूं तो अपने बचपन में एक ऐसे एग्जाम में मैं बैठा जिसमें बहुत अच्छा नहीं किया, क्या खराब किया। तो मेरे घर वालों ने उस पर मुझे बहुत ही लानत मलानत दी कि क्या पढ़ते हो, कुछ नहीं करते हो, और ऐसे रिजल्ट से अच्छा है कि न पढ़ो। तो खैर उस दशा को आप समझिए कि युवा बिल्कुल 18 साल के 17 से 18 साल के युवा को अगर सभी लोग अलग अलग ढंग से फटकारें तो क्या सोचेगा, वो क्या करेगा। तो मैंने सोचा कि इस घर को छोड़कर चलते हैं यार, ये बहुत सब लोग परेशान किए हुए हैं मुझे। रिजल्ट जो खराब है ही है, लेकिन ये और लोग खराब कर रहे हैं मुझे। तो मैं 4 लाइन मेरे मन में जो उस समय आया, मुझे मालूम नहीं कि वो कविता थी, वो क्या था। वो 4 लाइन एक किताब के एक कागज पर लिखकर किताब में रख करके मैंने सोचा घर से चलता हूँ। और वो लिखा क्या था कि वो ख्वाब वो तमन्ना दिल की न टूट जाए, मुरझा कहीं न जाए ख्वाहिश की वे लताएं, दे और चोट ज्यादा मत बदनसीब तूफान, ये कांच का जिगर है कहीं चूर हो न जाए। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये 4 लाइन लिख के कागज पर और किताब के ऐसे सामने रख कर कि मैं चल दूंगा और कोई देख लेगा तो समझ जाएगा कि मैं घर छोड़कर गया। मेरे और जो चचेरे भाई वगैरह थे। खैर थोड़ी देर बाद मैं कुछ ही दूर गया था, किसी ने देख लिया
और इधर उधर से लोगों ने दौड़ा करके मुझे बुलाया कि आओ आओ, कोई बात नहीं है। फिर अब मेरे घर वालों ने पंचायत किया बैठ करके कि ये लाइन किसने लिखा है इसके लिए। तो मैंने कहा हैंड राइटिंग मेरी है, मैं तो अपनी दुर्दशा को परेशान में था और आप कह रहे हैं किसने लिखा। अब मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि वो कोई कविता है या रचना है, बट ज्वाइंट फैमिली में होता क्या है ना, कोई न कोई उसमें भी कोई अच्छाई ढूंढ लेता है। तो मेरे एक अंकल जी ने कहा अरे नहीं, अगर तुमने यह लिखा है तो तुमसे अच्छा प्रतिभाशाली कोई नहीं। तुम जैसे भी हो अपना आगे बढ़ो। खैर फिर हिस्ट्री बढ़ी आगे। फिर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चला गया। वहाँ कुछ इस तरह की चीजें होती थी, तो मैं एक दिन घर वालों ने कहा यार चिट्ठी नहीं भेजते हो मुझे, तो एक लेटर भेजा उनको घर वालों को। तो और सब तो लिखा लिखा, बस उसने 4 लाइन और लिख दिया। वो अक्सर कहते थे कि देखिए पड़ोस का जो लड़का है या आपका जो दोस्त है वो बहुत आगे जा रहा है और आप उस कदर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब घर वालों को उम्मीद रहती थी कि वो आसमान तक हम पहुंच जाएं, तो स्वाभाविक है। तो बिल्कुल। मैंने उसी चिट्ठी में 4 लाइन लिख के और भेजा। आवे लेकर सौंदर्य सुरभि जो औरों की हरियाली का, आवे लेकर सौंदर्य सुरभि जो औरों की हरियाली का, कभी बाट जोहता नहीं मैं, कभी बाट जोहता नहीं मैं उस वसंत मधुशाली का। अपने बल पर चलकर ही जो सुविधा मुझे मिलेगी, खुशी बहुत होगी उस पर जिस पर लेखनी चलेगी। ये लिख करके मैंने वो चिट्ठी उन्हें पोस्ट किया। अब उस पर उन्होंने और प्रोत्साहित किया तो वो बात खत्म हो गई। फिर मैं सर्विस में आ गया, ऐसे ही चलता रहा। बीच बीच में लिख देता था। मैं ये नहीं कहूंगा कि कभी कोई अवसर हुआ, कोई ऐसा फंक्शन हुआ गवर्नमेंट में जिसमें बोलना होता मुझे, तो मैं थोड़ा बहुत बोल देता था। उस बोलते बोलने में जो लिखने का थोड़ा बहुत क्रम चला, वो कोविड के अवसर पर थोड़ा इस अवसर में बदल गया। आपदा में अवसर को खोज लिया मैं। जी जी। वो इस तरह से किताबें इन्होंने तो नरेंद्र सिंह त्यागी जी तो इतने प्रतिभाशाली हैं कि ये हर समय 99 तक पहुंचते हैं, 100 नहीं बनाते। मैं तो इनके पास रनों का अंबार है, लेकिन कविताओं का अंबार है। किताब नहीं बनी, सेंचुरी नहीं बनी। मैंने कोशिश की कि सेंचुरी बना लूं, भले रन कम बने रहें टोटल। तो ये मेरी 3 पुस्तकें निकल चुकी हैं, ये आपके सामने है सफर में। बहुत बढ़िया, क्या बात, बहुत बहुत मुबारकबाद की बात है ये सर। इतना अच्छा आपने लिखते हैं और आपने ये तो आपने दिखाई दिया कि आपका सफर कितना सुहाना रहा लेखन का, कि आपने स्टार्टिंग में ही आपने जैसी बैटिंग स्टार्ट किया आपने सिक्सर मारा। वो लग रहा है आपने जो पहली बार लिखा। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको याद रहा। अक्सर हम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि लिखने के बाद भूल जाते हैं कि लिखा क्या है। बहुत सुंदर। और आपकी खुशी की चीजें भूल जाता है, गम में जब आदमी लिखता है तो याद रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरे गम के अवसर। तो बहुत अच्छा लगा आप सबका सफर जान के और मजा आ गया मुझे। और आरपी सिंह जी आपको तो सफर बेहद सुहाना रहा और बिल्कुल जैसे जैसे आप सुना रहे थे मैं चलती चली जा रही थी। त्यागी जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा भावना जी कि ये तो चूंकि इतने हजार और लिख चुके हैं, 10,000 तक, लेकिन मैं उस जो पहली बार लिखा वैसी आज तक नहीं लिख पाया। मुझे ऐसा लगता मेरे मन में। और वाकई में बहुत बेहद उम्दा आपकी रचना रही जो आपने सबसे पहली बार लिखी और उसी ने आपके सफर को आगे बढ़ाया। डेफिनेटली। तो बहुत मजा आया आपके सफर को जानकर। और अब हम ऐसा करते हैं कि अब इस माहौल को थोड़ा सुरनुमा बनाते हैं और कविता पाठ की बारिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी नरेंद्र जी को कि वो एक सुहानी सी, मीठी सी, बढ़िया सी एक हमें कविता सुनाए। बहुत अच्छा, बेहद उम्दा लिखते हैं और मैं अपने दर्शकों को ये जरूर बताना चाहूंगी कि नरेंद्र सिंह जी की जो कविताएं हैं बहुत गजब होती हैं। और जरूर अगर जिन्होंने नहीं पढ़ी हैं, जिन्होंने नहीं देखा है, वो जरूर देखें।
और दोहा और हर विधा में लिखने की कोशिश करते हैं सर। गजब का लेखन सर, प्लीज। किसी भी साहित्यिक गोष्ठी में या साहित्यिक परिचर्चा में अगर हम काव्य पाठ की शुरुआत करें तो सबसे पहले यह हमारा फर्ज बनता है कि माँ सरस्वती की हम अर्चना कर लें। बिल्कुल। तो अभी बिल्कुल। मैंने एक पंच चामर छंद में चामर छंद में लिखा है एक सरस्वती वंदना। इसका विधान मैं बता देता हूँ कि इसमें ये 15 वर्ण का वार्णिक छंद है। और इसमें रगन जगन रगन जगन रगन, ये इसके ये मापनी है 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 और अंत में गुरु है। नहीं, अंत में 2 है, गुरु है। ये 15 वर्ण का। गला तो मुझे उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। नित्य आपको करूं प्रणाम हंस वाहिनी, नित्य आपको करूं प्रणाम हंस वाहिनी, दो समस्त ज्ञान मासु नाम बुद्धिदायिनी, दो समस्त ज्ञान मासु नाम बुद्धिदायिनी, जागता रहे विवेक बोल में मिठास हो, आपका सदैव अम्ब आपका सदैव अम्ब जीभ पे निवास हो, ज्ञान से प्रदीप्त हो सुगंध हो सुबास हो, दूर अंधकार हो उजास ही उजास हो, शुभ्र दो प्रकाश अम्ब श्वेत वस्त्र धारिणी, नित्य आपको करूं प्रणाम हंस वाहिनी, दो निवास पांव के समीप श्रेष्ठ धाम हो, दो बुझे बना मनी से नित्य श्रेष्ठ काम हो, कार्य में सुधार का प्रयास भी ललाम हो, लक्ष्य भेद दूं सटीक विश्व में स्वनाम हो, प्रार्थना सुनो सदैव अम्ब पंकजासिनी, नित्य आपको करूं प्रणाम हंस वाहिनी, राह जो चलूं सदैव सत्य का प्रतीक हो, जो सदैव झूठ से विहीन और ठीक हो, लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदैव एक लीक हो, शूल दोष भी मिटा तुरंत विघ्न नाशिनी, नित्य आपको करूं प्रणाम हंस वाहिनी, दूर द्वेष दंभ हो समूल पाप नाश हो, ज्योति पुंज का प्रसार ज्ञान का प्रकाश हो, मृत्यु हो निराश का बचा सजीव आस हो, क्रोध मोह लोभ दर्प का विनाश पास हो, राग ताल दो करो कृपा सरोद बादिनी, नित्य आपको करूं प्रणाम हंस वाहिनी, दो समस्त ज्ञान मासु नाम बुद्धिदायिनी, नित्य आपको करूं प्रणाम हंस वाहिनी। धन्यवाद। वाह भाई वाह। बहुत सुंदर, उम्दा, अति उत्तम। माँ शारदे की आपने क्या स्तुति की सर, बहुत आनंद आया। ऐसा लगा कि वीणा वादनी साक्षात हमारे सामने हो। इतनी सुंदर आपने माँ सरस्वती की स्तुति की सर, बहुत सुंदर। और आपने एक बात गलत बोली, आपने ये बोला कि मेरा गायन अच्छा नहीं है, गलत बात बोली सर। बहुत ही उम्दा गायन है आपका, बिल्कुल गलत। बहुत आनंद आया, बहुत ही अच्छा सुरमई गाया सर आपने। यह छंद ही ऐसा है कि कोई भी पढ़ लेगा तो अच्छा गलेगा है, लेकिन जो जिसको अच्छा गला है वह इस छंद को और अच्छे ढंग से गा सकता है। बेहद उम्दा लिखा है सर आपने माँ सरस्वती के वाकई में, और वाकई में माँ सरस्वती ने आपके ऊपर बहुत कृपा की हुई है, नो डाउट सर।
तभी आपने इतना अच्छा उनकी स्तुति लिखी हुई है, बहुत अच्छा लगा। तो अब नरेंद्र मैं सिंह आगे अनुमति बढ़ूंगी। अनुमति लेके ये कहूंगा नरेंद्र सिंह त्यागी सर से कि आपका जो ये लेखन था अद्भुत था, इसने मुझे लीन कर दिया माँ सरस्वती में। तो गले पर तो बहुत ध्यान ही नहीं आभार गया, आपका, शब्दों पर ध्यान गया। वाह, कितना सुंदर बहुत लिखा। बहुत आभार आप लोगों बिल्कुल का मेरे सृजन को सराहने के लिए। मैं तो केवल प्रयास करता रहता हूँ। बहुत अच्छा। जी भावना बहुत जी। बढ़िया, आप ऐसे ही प्रयास करते रहिए सर, और हम सभी को लाभान्वित करते रहिए। तो अब मैं आगे बढ़ूंगी और वर्तिका जी के पास पहुंचूंगी। वर्तिका जी, अब आप अपने सुरमई खजाने में से क्या सुनाने वाले हैं? मैं अपनी एक गीतिका सुनाऊंगी जो देश पे लिखा है, देश प्रेम बहुत पे। अच्छा, वाह, जरूर। है तुम्हें यदि प्रेम भूसे से झुकाना चाहिए, है तुम्हें यदि प्रेम भूसे से झुकाना चाहिए, रक्त की हर बूंद में तो हिंद आना चाहिए, रक्त क्या की बात। हर बूंद में तो हिंद आना चाहिए, है तुम्हें यदि प्रेम भूसे से झुकाना चाहिए, मत सहो अपमान को तुम है तिरंगा शान का, मत सहो अपमान को तुम है तिरंगा शान का, स्वार्थ लगता है वर्तिका जी से हमारा कनेक्शन टूट गया है। कोई बात नहीं, वो हम उनसे पुनः जुड़ेंगे। तो तब तक मैं आर के सिंह जी सर आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपना जो लेखन है वो हम सभी के सामने प्रस्तुत करें सर। बहुत धन्यवाद। वर्तिका जी आएंगी, मेरे बाद बोल लेंगी। जी। जितनी अच्छी कविता सरस्वती माँ के ऊपर त्यागी सर ने लिखा, मेरी एक है कविता राम के ऊपर धड़कती लिखी हुई है। धड़कनों में राग वर्तिका आ गई आ भारत गई। धुन सदा, मुस्कुराती भूमि तक तो प्रेम जाना चाहिए, मुस्कुराती भूमि तक तो प्रेम जाना चाहिए, झंझनाते तार दिल के हैं जुड़े भूसाज से, झंझनाते तार दिल के हैं जुड़े भूसाज से, वीर तो हंसते सदा है बस हंसाना चाहिए, क्या बात वीर है। तो हंसते सदा है बस हंसाना चाहिए, दो सलामी वीर को तुम मान को देते रहो, दो सलामी वीर को तुम मान को देते रहो, याद उनको कर हृदय से तम भगाना चाहिए, याद उनको कर हृदय से तम भगाना चाहिए, है तुम्हें यदि प्रेम भूसे से झुकाना चाहिए, रक्त की हर बूंद में तो हिंद आना चाहिए, रक्त की हर बूंद में तो हिंद आना चाहिए। धन्यवाद। देश प्रेम से बहुत अच्छा। ओतप्रोत आपकी रचना, बहुत अच्छा लगा। और एक खून का जो दौड़ता है हमारी रगों में, वो और तेजी के साथ दौड़ने लगा है, क्योंकि जब भी देश प्रेम की बात आती है, देश की बात आती है, तो यकीनन हमारा लहू जो है वो तेजी के साथ दौड़ने लगता है। बहुत ही उम्दा प्रस्तुति वर्तिका जी। तो अब मैं पुनः जी, अब मैं पुनः मंच पर आर के सिंह जी आपको आमंत्रित करूंगी, और चाहूंगी कि आप भी अपना खजाना खोलें और हमें भी कुछ बढ़िया सा सुनाएं। चलिए, आपकी बात को स्वीकार करना हमारा धर्म भी है और आज कर्तव्य भी है कि आपको कुछ सुनाऊं। मैं जी सर। भगवान राम के एक प्रसंग पर आपको ले चलना चाहता हूं, जब उनको वाह। सिंहासन मिलते मिलते वन गमन जाने की सूचना प्राप्त होती है, जी। और उस सूचना से जो सबसे ज्यादा प्रभावित या
आश्चर्यचकित होते हैं। उसमें राम है, सीता है, लक्ष्मण है और एक सुमंत्र है जो मंत्री का काम देखते हैं राम भगवान दशरथ का, क्योंकि अगले दिन उनका अभिषेक होना था एज राजा जी। के रूप में। तो मैंने उस परिस्थिति का आकलन करके एक कविता रची, आप सबके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। आप जैसे विद्वजन के सामने अगर इसको किसी लायक समझिएगा तो बताइएगा। उसको नाम हमने दिया हतप्रभ। हतप्रभ एक ऐसा शब्द है जो कहीं उम्मीद से परे अचानक सूचना मिल जाए, न आदमी न बोल पाए, न हंस पाए, न रो पाए, वो हालत थी। तो हतप्रभ होकर दशरथ बोले, जब वो कैकेयी के पास गए, हतप्रभ होकर दशरथ बोले, गिरने से पहले कुछ डोले, इतना निष्ठुर हो नहीं प्रिय, मुझको न मृत्यु तक ठेल प्रिय। सुत नहीं राम क्या है तेरा, क्या भरत नहीं है तनय मेरा, अब तक तो नहीं किया अंतर, अब क्यों उर्मे है बढ़ा जहर, यदि राम कहीं वन जाएगा, दशरथ भी मृत्यु को पाएगा। वाह। राम पहुंचते हैं, हतप्रभ होकर बोले राम, हे पिता सोच का है क्या काम, आज्ञाकारी सुत हूं तेरा, इतना भी नहीं हठी है राम। आप मुक्त चिंता से हों, दुश्चिंता रहित पिता अब हों, वन उपवन जैसा अनुपम है, वह कानन नहीं सदन सम है, ऋषि मुनि गण के दर्शन होंगे, वन जीव जंतु परिजन होंगे, सब मिलकर मेरे हित आएंगे, अपनाकर साथ निभाएंगे। क्या बात, वाह, अति उत्तम। तो उधर लक्ष्मण पहुंचते हैं, वो कहते हैं कि हतप्रभ होकर बोले लक्ष्मण, पहले सीता पहुंचती हैं जी। और सीता कहती है, हतप्रभ होकर बोली सीता, हे नाथ साथ की परिणीता, सुख दुख में साथ निभाऊंगी, जंगल में हाथ बटाऊंगी, सुख महल में नहीं पाऊंगी, वन को ही अवध बनाऊंगी, अर्ध भाग में बटकर अब सीता सह न सकेगी सब, वह पूर्ण रूप से निखरेगी, सीता तेरे संग विचरेगी। लक्ष्मण आते हैं, तो हतप्रभ होकर बोले लक्ष्मण, हे नाथ उचित क्या है यह वत। जब राम कहते हैं तुम पिताजी की सेवा करो, हतप्रभ होकर बोले लक्ष्मण, हे नाथ उचित है क्या यह वत, मैं अनुज सदा तव साथ रहा, तेरी सेवा ही काम रहा, मुझको क्या काम राज से है, जीवन संपूर्ण राम से है, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा, आराम नहीं सह पाऊंगा, मुझको न अलग करो भैया, इतना न कठोर बनो भैया, जंगल में अवध रहेगा अब, संग तेरे सौमित्र चलेगा अब। तो वो भी हो गए, फिर लोग जाने लगे बाहर। तो हतप्रभ होकर बोले सुमंत, है नृप अब तक क्यों पुरंत, क्या कोई ऐसा कारण है या कोई अहित अकारण है। लक्ष्मण राम उधर देखा, अपनी ओर गमन देखा, पूछा क्या पिता नींद में है, हे तात कहो किस गृह में है। शीश नवाकर लक्ष्मण ने केवल कह दिया ग्रहण में है, चिंतित हो उठे सचिव बिहवल, चल पड़े कदम संभ्रम में है। इस तरह सभी हतप्रभ होकर चल पड़े राम सहचर होकर, इस तरह सभी हतप्रभ होकर चल पड़े राम सहचर होकर। यह एक दृश्य का मैंने वर्णन किया है। बहुत सुंदर।
उम्मीद है आपको अगर किसी लायक लगा हो तो अच्छा है, नहीं तो बहुत अगली सुंदर, कक्षा से पढ़ूंगा। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। बहुत मतलब आपने इतना अद्भुत वर्णन किया है उस समय का, जो बहुत ही मार्मिक एक ऐसा समय था जब सबकी भावना मतलब अपने कंट्रोल में नहीं थी, और उनका साक्षात वर्णन आपने किया। सचमुच अद्भुत। मतलब मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं आ रहे हैं, मैं आपको कैसे उस आपकी कविता को डिस्क्राइब करूं। बहुत सही और बहुत सुंदर आपका आपका काव्य पाठ रहा सर। अद्भुत सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इतने अच्छे कवियों के बीच में मैं बैठी हूँ, और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आज मुझे आप सभी के साथ जुड़ने का मौका मिला। तो अब कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाती हूँ, और एक क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी कि आप सभी जैसा कि जानते हैं कि इस समय हमारे फेसबुक पर बहुत सारे पटल हैं, और सभी पटल पर बेहतरीन कार्य हो रहा है, सभी आगे लेकर जा रहे हैं ये जो साहित्यिक यात्रा है सभी की। लेकिन जो हमारा कलम की जादूगर मंच है, आप उसमें और अन्य पटलों पर, अन्य जो मंच हैं उनमें क्या फर्क महसूस करते हैं, मैं ये जरूर आप सभी से जानना चाहूंगी। तो शुरुआत में नरेंद्र जी से करूंगी। नरेंद्र जी बताइए, आप देखिए, क्या सोचते हैं इस बारे में? इस प्रश्न को कई बार पूछा गया है, और मेरा उत्तर भी मैंने इसमें दे दिया है। तो मुझे जो यह माना ये इस मंच से मुझे जो आकर्षण या एक जुड़ाव हुआ है, इसका मुख्य कारण है कि यहाँ जो टॉपिक मिलता है, विषय वस्तु मिलता है, वह बहुत ही उच्च कोटि का है। कुछ हर हमेशा कुछ नया प्रयोग करने के लिए कुछ अध्ययन करना पड़ता है, कुछ जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है, तब उसको लिखना पड़ता है। तो यह अद्भुत है, और मेरे आकर्षण का मुख्य केंद्र यही है। और सब चीज बहुत सारी अच्छी हैं, चीजें हैं, हाँ, तो उसके विषय में मैं बहुत नहीं, संक्षिप्त में मैं यही कहूंगा कि यहाँ के सबसे अच्छी बात जो है वो विषय वस्तु और नए टॉपिक जो लिखने को मिलते हैं, तो उससे ज्ञान में भी वृद्धि होती है, और एक उमंग होता है, एक उत्साह होता है, कुछ नई चीज पर लिख रहे हैं। संक्षिप्त में जी मैं सर, इतना ही कहूँ। बहुत 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 धन्यवाद। आपने हमारे मंच की जो ये खोज रहती है कि हम कुछ अच्छा दें, अपने जो लेखन करने वाले हैं कि एक अच्छा टॉपिक दें, तो ये हमारी रहती है कि हम एक कुछ अलग दें, और आपने उसको सराहा है हमारे इस कार्य को, तो उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। तो अब मैं आर.के. सिंह जी आपसे पूछना चाहूंगी कि आप हमारे मंच को दूसरे मंचों से किस तरह भिन्न समझते हैं? बहुत आपका प्रासंगिक प्रश्न है, क्योंकि इतने ज्यादा फेसबुक मंच पर काव्य से जुड़े हुए पटल हैं, जिनमें मैं भी कई और 3-4 जगहों से जुड़ा हूं। कुछ चलकर बंद हो जाते हैं, कुछ बीच बीच में अपने काम में अंतराल ला देते हैं। केवल कलम के जादूगर के विषय में मुझे 3 बातें कहनी है, जिस विषय में मैं इन्हें औरों से भिन्न समझता हूं, अलग समझता हूं और विशिष्ट समझता हूं गुणात्मक रूप से। पहला, ये ज्ञानवर्धन का मंच है। इतने भिन्न भिन्न प्रकार के टॉपिक आते हैं, और इतनी विधाओं के साथ लिखने का उसमें प्रस्ताव रहता है कि जो कोई एक विधा का कवि होगा वो या तो सीखेगा या हट जाएगा। तो अनेक विधाओं में पारंगत होने का अवसर यहाँ मिलता है, और सिखाने का भी मैं देखता हूं कि नरेंद्र सिंह त्यागी जी उसको भिन्न भिन्न अवसरों पर सिखाते भी हैं। दूसरा, पुरस्कार देने का तरीका, सिलेक्शन का जो मोड है, मुझे कभी भी यह तकलीफ नहीं हुई कि मैं 6 महीने तक क्यों नहीं पीओटीएम बना। कारण मैं अपना आकलन खुद कर लेता था कि नहीं, 3 चरण तक तो मैं ठीक गया, चौथे में नहीं गया। यानी कभी यह महसूस नहीं हुआ कि कोई
ऐसा आकलन किया गया जिसमें मेरी बहुत ही उच्च कोटि की कविता को नकार दिया गया। जब उच्च कोटि की थी तो पुरस्कृत हुई, जब उच्च कोटि की नहीं थी तो नकार दी गई। यह इस बात का प्रमाण है कि वहां पर अभी भी परिणामों के आकलन में शुचिता का पूरा ध्यान रखा जाता है। और तीसरी जो चीज है वो ये है कि पीओटीएम जैसा कार्य, पीओटीएम जैसी प्रतिस्पर्धा किसी मंच पे नहीं होती। कम से कम जितनों से मैं जुड़ा हूं बिल्कुल नहीं होती। और ऐसा भी टॉपिक दे दिया जाता है जिसमें कविता को लिखना ऐसा लगता है कि बड़े सीमित दायरे में लिखा जा रहा है। पीओटीएम एक ऐसा 4 बार का दिया हुआ रहता है, लगता है कि इसकी सीमा ही कुछ नहीं है, जितना अच्छा लिख सके सीमा बस 12 लाइन की हो जाती है, या 3 स्टेंजा या 4 स्टेंजा की हो जाती है। और लिखने का तो इतना होता है कि आप चाहे 10 स्टेंजा लिख दें, 12 स्टेंजा लिख दें। तो ये इसकी खूबी है। और जिस तरह की पुरस्कार प्रतियोगिता दे करके आप ये ट्रॉफी देते हैं, ये अद्भुत है। बहुत ही इससे अच्छा प्रोत्साहन देने का और क्या तरीका हो सकता है। और मैंने देखा है कि कुछ लोग जो साप्ताहिक पुरस्कार में पाते हैं वो एक बुक भी पाते हैं। तो अब आप सोचिए कि एक ऐसी बुक जो पुरस्कार में मिली हो। मुझे तो जब हाई स्कूल में था एक इंग्लिश, हिंदी और उर्दू की एक ऐसे कंपटीशन में डिक्शनरी मिल गई थी, जिसका हिंदी से इंग्लिश और उर्दू। तो आज भी मैं उस डिक्शनरी को रखा हूं और उससे अपना थोड़ा थोड़ा शब्दवर्धन करता रहता हूं। तो जब किताब आप देते हैं तो सोचिए कितनी उसकी, जो उसके क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले कवि हैं। अगर आपने कभी, मैंने देखा मैथिली शरण गुप्त जी की कोई रचना दी, कभी जयशंकर प्रसाद जी की दी, तो वो दिल को छूने वाली रहती है और लोग उसको दिल से लगा कर ही रखते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे मंच के कार्यक्रमों को इतना सराहा और बताया कि क्यों आपको हमारा ये मंच बेहतरीन लगता है और क्यों अच्छा लगता है। आपके शब्दों के लिए बेहद शुक्रिया सर। तो वर्तिका जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? मैं वो डिस्कनेक्ट हो गया जी। चलिए ठीक है, हम अब अगले प्रश्न की ओर जरूर मैं बढ़ूंगी सर। और मैं आप दोनों से ये जानना चाहूंगी कि हमारे मंच पर बहुत सारे लोग लिखते हैं और सुनाते हैं, तो ऐसे किन रचनाकार हैं जिनकी रचनाएं आपको बहुत अच्छी लगती हैं और जिन्हें आप पढ़ना या सुनना पसंद करते हैं? तो नरेंद्र जी, आप से शुरुआत करूंगी। देखिए, जब मैं इस मंच से जुड़ा था तो भावपूर्ण रचनाएं तो बहुत आती थी। रचनाओं में भाव बहुत सुंदर होते थे, लेकिन उस समय जो भी रचनाकार थे विधा में उतने सशक्त नहीं थे। और अभी जो मैंने देखा है, अभी बहुत लोगों में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। और मैं कुछ लोगों का फैन हो गया। जैसे गजल के लिए मैं संजीव सिंह को बहुत ये करता हूँ, मैंने उनकी प्रशंसा करता हूँ। और जगन्नाथ राय जी जो हैं, अनुप्रास के तो एकदम धुरंधर हो गए हैं, भीष्म पितामह हो गए हैं, समझे। वर्षा अग्निहोत्री जी बहुत अच्छी लिखते हैं। पूनम मल्होत्रा भी अच्छी लिखती थी। और नए में ये जो हमको कुछ लोगों की रचनाएं जो मुझे आकर्षित की है, आर.के. सिंह साहब हैं, वर्तिका अग्रवाल जी तो बहुत मंचों पर लिखी हैं, इनकी भी रचना बहुत अच्छी लगी है मुझे। और अब कई सितारे उभर कर आए हैं। मैं सबों का नाम ले पाना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन यहाँ अब सृजन में उत्कृष्टता बहुत हद तक मैंने बहुत सुधार हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, जो मेरा अनुभव है। जो जब मैं इससे जुड़ा था सितंबर 2020 से तो सितंबर 2020 में मैंने पहली रचना लिखी थी और संजोग से अक्टूबर में मुझे पीओटीएम मिल गया। सितंबर में साप्ताहिक रचनाकार का मिला और अक्टूबर में पीओटीएम मिल गया। लेकिन मैंने उस समय जो अनुभव किया था कि विधा की जानकारी बहुत कम लोगों को, और आज जो है
आज कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, बहुत तगड़ा हो गया है। अब कौन किसको मात दे देगा यह कहना मुश्किल है। तो यह एक बहुत अच्छी जो है बात है कि ये इतने उत्कृष्ट ये रचनाकार निकल रहे हैं और सबकी रचनाएं एक दूसरे को आकर्षित कर रही है। तो मेरा यही अनुभव है कि तीन चार रचनाकारों का नाम मैंने बताया, जो जैसे वर्षा अग्निहोत्री जी अब तो इतना सुंदर छंद वगैरह लिखते हैं कि मैं कह नहीं सकता। जगन्नाथ राय जी इतना सुंदर लिखते हैं, कह नहीं सकता। और गजल के लिए ये संजीव सिंह जी जो है, ये 3 आदमी हमको बहुत आकर्षित किए। जी सर, बहुत बढ़िया। तो अब मैं आरके सिंह जी आपसे पूछना चाहूंगी कि आप हमारे कौन से ऐसे रचनाकार हैं जिन्हें आप पढ़ना और सुनना चाहेंगे? एक तो हमारे साथ संयोग से सामने ही बैठे हुए हैं नरेंद्र त्यागी जी, जिनकी रचनाएं इसलिए नहीं पढ़ता हूं कि ये बहुत अच्छी लिखते होंगे, इसलिए पढ़ता हूं कि ये पूर्ण रचना है, इसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती, और इसको अपने अंदर रख करके कोशिश यह करता हूं कि मैं भी कुछ इसी तरह के रचना को सृजित कर सकूं। तो इनसे सीखता हूं, और सीखने की जो ललक है वो इसलिए है केवल कि वो पूर्णता जो इनके में रहती है मुझे मिल जाए। दूसरे एक विशु तिवारी जी हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं वो, और गजल ही लिखते हैं शायद ज्यादातर मुझे लगता है, लेकिन उनके शब्द संयोजन और वो बहुत अच्छा है। बाकी पूनम मल्होत्रा जी अच्छा लिखती ही है, और आजकल तो हिंदी में बहुत अच्छा लिखने लगी हैं। पहले तो कुछ उर्दू के शब्दावली इस्तेमाल ज्यादा करती थी, बट अब उन्होंने, मैंने देखा है कि अच्छे हिंदी के शब्दावली भी उन्होंने अपना लिया है। तो शायद इस मंच से जुड़े होने का ही कारण है कि एक दूसरे से हम सब लोग सीखते हैं। तो मैं तो अपने को ये मानता हूँ कि एक चीज मैं कहना भूल गया था। एक हिमांशु सक्सेना अर्श जी लखनवी जी हैं, उनका नाम लेना मैं भूल गया था। हालांकि हम दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, और उन्होंने ही मुझे इस मंच से जोड़ा था। हालांकि वो बाद में जुड़े, पहले मैं जुड़ा, वो बाद में जुड़े। तो उनकी रचनाएं भी बहुत प्रभावशाली रहती है, उन्हें भी विधा का पर बहुत अच्छी पकड़ है, गजल बहुत अच्छा लिखते हैं। और उनसे तो मेरी रोज 10 मिनट प्रत्येक दिन बात होती है, प्रत्येक दिन। ऐसा कोई दिन नहीं होता है कि उनसे मेरी तो वो बहुत अच्छा लिखते हैं। तो उनका नाम मैं जब भूल गया था, तो इसलिए सोचा कि मैं उसको ऐड कर दूं। बहुत अच्छा लिखता है वो। सभी अच्छे लिखते हैं। मैं समझता हूँ कलम के जादूगर से जुड़े हुए जितने भी साहित्यकार हैं, वो मैंने पक्का कहा ना कि जो रचनाकारों में बहुत ही सुधारा है, बहुत ही लोग अच्छा लिख रहे हैं, एक दूसरे से कोई कम नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का जो नाम लेना था, तो मैंने जो 3-4 नाम दिए। मैं यह कह करके किसी को ये नहीं कहना चाहता कि आप लिखने कमजोर हैं। सभी लोग एक से एक हैं, लेकिन ये 4 जो है, जो मेरी नजर में बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल सर। जब बहुत सारे लोग बहुत अच्छा उम्दा लेखन लिख रहे हो, तो कई बार कैटेगराइज करना या ये कह देना कि ये बहुत अच्छा है या ये नहीं है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। मैं इस बात को समझ सकती हूँ। बहुत अच्छा लगा। और त्यागी जी को सम्मान में रखते हुए मैं ये कहूंगा, ये कला है। अब कला के साथ आप तुलना किसी की कर ही नहीं सकते, है ना? बिल्कुल। और मैंने पहले कहा कि मैं किसी को ये नहीं कहना चाहता कि इनकी खराब है। आपकी बात को नहीं कर रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि जब मैं किरण श्रीवास्तव की रचना को देखता हूँ, तो मुझे वो भी प्रभावित कर देती है। जी। जब त्यागी जी की रचना को देखता हूँ, तो और मजा आने लगता है। ऐसे ही जैसे इन्होंने अर्श जी का नाम लिया, उनकी देखता हूँ तो मजा आता है। यानी ये सारी कविताओं को पढ़ना, और उसके बाद मैं ऑफिस भी जाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से दिल्ली तक जाने के बीच में कार में बैठे बैठे उसका को पढ़ डालता हूँ। तो ये जो रुचि पैदा करती है ना, विविधता, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यदि अच्छे लोग जुड़े हैं, अच्छे रचनाकार जुड़े हैं, सीखने वाले रचनाकार जुड़े हैं, और सिखाने वाले रचनाकार जुड़े हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगता है।
जी, बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो मैं आप से ये जानना चाहूँगी कि सर जैसे हमारे साथ बहुत सारे नए लोग भी जुड़ते हैं और नए लोग और वो एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। और तो जैसे स्टार्टिंग में ही कोई भी लेखन स्टार्ट करता है तो उसको समझ में ही नहीं आता कई बार कि वो किस तरीके से अपने सफ़र को आगे ले जाए। उसका इंटरेस्ट है लेखन में डेफ़िनिटली तभी वो हमारे साथ जुड़ा है। तो आप ऐसे हमारे जो नए कलमकार होते हैं, तो वो आप उनको क्या राय देना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे, ताकि जो उनका लेखन है, वो और भी उम्दा हो सके और भी निखर के आ सके? तो नरेंद्र सिंह जी, आपसे मैं ये बात पूछना चाहूँगी। देखिए, अच्छा लिखने के लिए सबसे पहले तो विषय वस्तु का ज्ञान, उचित ज्ञान होना जरूरी है। आपको जो विषय जी, वस्तु दिया जाता है उसका पहले अध्ययन करें। उसमें कौन कौन शीर्षक क्या है या किसी विषय पर है, उस शीर्षक को भी देखें। और विधा का ज्ञान जो है उसको सीखने की कोशिश करें कैसे, क्योंकि छंद में जो अगर कुछ लिखा जाता है तो कविता का सौंदर्य बढ़ जाता है, लालित्य बढ़ जाता है। और मगर छंद जो होता है कोई, तो एक साधारण सा इंसान भी उसको अच्छी तरह से गा लेता है, निभा लेता है। जैसे मुझको बिल्कुल। गाने की प्रतिभा नहीं है, लेकिन मेरा गाया हुआ छंद आपको अच्छा लगा। तो ये जी, जी, हमारे कहते हैं पूर्वजों की विरासत है, देन है। तो उस पर उसको सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। आजकल छंद मुक्त रचनाओं का भी जो ये जमाना है, तो लेकिन छंद मुक्त रचना लिखने के लिए निराला जैसी प्रतिभा भी होनी चाहिए, या और वो मैंने सब विषय पर बिल्कुल, पकड़ हो, समझ हो, ज्ञान हो, तब छंद मुक्त रचना अगर बहुत अच्छा लिखना हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा कठिन है। और छंद में रचना लिख करना, अगर आपको छंद का फॉर्मूला ज्ञात है, छंद का विधान ज्ञात है, और उसके अनुकूल आप शब्द का चयन करें, शब्द संयोजन करें, कलन करें, तो जो वो छंद आपका अपने आप सुंदर हो जाएगा। तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। एक दो दिन में किसी से या एक दो रात में किसी से बहुत सुधार की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। दोहा आप दोहा एक शुरुआत की शुरुआत का फंड है। तो एक दोहा पर परिपक्वता पाने के लिए आपको 1000 1500 दोहा लिखना होगा। ऐसे नहीं कि एक दोहा बिल्कुल लिख सही। लीजिएगा आपको हो जाएगा। 1000 2000 दोहा जब लिखिएगा तब जाकर के दोहा पर आपकी पकड़ बैठेगी। और ये दोहा प्रारंभिक छंद है। दोहा सीखिए, सोठा सीखिए, रोला सीखिए, चौपाई सीखिए। ये सब मूल छंद है जिसके पर आधारित दूसरा छंद है। जैसे चौपाई जो सीख लेगा वो सरसी छंद लिख लेगा। चौपाई और दोहा का जिसको ज्ञान है वो सरसी छंद लिख लेगा, ताटंग छंद लिख लेगा, लावनी छंद लिख लेगा, वीर छंद लिख लेगा। और जब इस पर ज्ञान हो जाएगा तो वार्णिक छंद भी लिख सकता है, जिसमें वर्ण प्रत्येक पंक्ति में वर्ण की निश्चित संख्या रहती है। तो धीरे धीरे शब्द का स्टॉक जमा करें और शब्द पर पकड़ बनाएं। रोज कुछ न कुछ पढ़ें। और अभी भी मैं जो रोज कुछ न कुछ पढ़ने का, और मैं दूसरे की रचना पर बहुत टिप्पणी तो नहीं करता हूँ, लेकिन पढ़ता जरूर हूँ। मैं पढ़ता जरूर हूँ। और जिसको चाहिए मैंने हो जो पसंद करते हैं उन पर उचित टिप्पणी भी लिख देता हूँ और कह देता हूँ कि इसमें यहाँ सुधार है। लेकिन चूंकि यहाँ प्रतियोगिता है तो मैं नहीं लिख सकता कि जो आप में ये गलती है या नहीं है। लेकिन अगर जो हमारे पास कोई रचना अगर भेज देते हैं तो मैं उसमें अपेक्षित सुधार भी कर देता हूँ और त्रुटियों के बारे में बता भी देता हूँ। हालांकि जी, जी सर। मैं भी लिखता हूँ तो मैं अभी भी मुझ में बहुत त्रुटियां होती है। तो एक कोई रचना लिखने के बाद फिर देखता हूँ कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, फिर सुधार करता हूँ और अनवरत सुधार करते रहता। जहाँ कोई तो सुधार जो है सो वो एकदम प्रक्रिया होनी चाहिए और विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप अच्छा लिख सकते हैं। यही जी, बहुत वाक़ई में सर आपने बिल्कुल सही कहा कि अनवरत लिखते रहें और जो भी लेखन की आपकी प्रक्रिया है, आप उसको सुधारते रहें, माँचते रहें, ये कहना चाहिए। तभी आप सही अपने सफ़र पर आगे बढ़ पाएँगे। बहुत ही
अच्छे सुझाव दिए सर आपने, और मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं जरूर उससे लाभान्वित होंगे। तो अब मैं आर के सिंह जी सर आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे जो, क्योंकि आप पीओटीएम तक पहुंचे हैं, आप हमारे विजेता हैं, तो डेफिनेटली हमारे जो नए दर्शक जो जुड़ते हैं आप उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे ताकि उनकी लेखनी और उत्कृष्ट बन सके। देखिए, जो मुख्य रूप से त्यागी जी ने कहा वो तो बहुत अच्छी बात है। जब तक जिस शीर्षक पर आपको लिखना है उसका आद्योपांत आपको जानकारी नहीं होगी, आपकी कविता में डेप्थ नहीं आएगी। डेप्थ आने के लिए आपको उस प्रसंग के विषय में या उस संदर्भ के विषय में शुरू से लेके अंत तक एक नहीं 2-3 प्रकार से उसकी जानकारी करिए, ताकि कविता में विविधता के साथ आकर्षण भी हो और डेप्थ भी आए। और दूसरी जो सबसे जरूरी बात है कि वो व्याकरण जरूर पढ़ता रहा आदमी, कि छंद क्या है, फिर शब्द सौष्ठव क्या है उसके साथ। केवल आप व्याकरण को देखकर केवल तुक लगाने के लिए शब्द इस्तेमाल करेंगे तो वो कविता का जो सौष्ठव है, जिसको कहते हैं ना सौंदर्य, वो बिखर जाता है। तो शब्दों का जानकार होना जरूरी है। शब्द जितने ज्यादा आपके भंडार में रहेंगे, दिमाग में रहेंगे, कम से कम रिपीटेशन उस शब्द का होगा। और अलग अलग शब्द जब आएंगे तो अपने आप कभी अलंकार बन जाता है, कभी यमक अलंकार बन जाता है, कभी अनुप्रास अलंकार बन जाता है, कभी उपमा अलंकार बन जाती है। तो लालित्यपूर्ण रचना लिखना चाहिए, तभी हिंदी साहित्य की सेवा होगी। और यह मानते हुए कि हम कवि केवल इसलिए नहीं है कि हम रचना लिख लेते हैं, हम कवि इसलिए हैं कि हमसे साहित्य सेवा का कितना कदम हमसे चला जा रहा है। तो जब यह ध्येय रहेगा जो थोड़ा ऊंचा रहेगा, तो आपके अंदर अपने आप बाकी ललक चीजें जो हैं आने लगेंगी। ये मेरा कहना है। बहुत उत्तम आपने सुझाव दिए और मुझे लगता है डेफिनेटली हमारे जो दर्शक हैं इससे लाभान्वित होंगे। और सही बात है कि जब तक आपका शब्दकोश परिपूर्ण नहीं होगा तब तक आप अपने लेखन में खूबसूरती नहीं ला सकते और उसकी अत्यंत आवश्यकता है। बहुत सुंदर सुझाव सर। और अब मैं वर्तिका जी के पास पहुंचूंगी और उनसे जानना चाहूंगी कि वो हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहेंगी ताकि उनकी लेखनी और भी अच्छी बन सके। वर्तिका जी, माइक आप ऑन कर लीजिए, माइक आपका ऑफ है। मैं बोलना चाहूंगी कि सभी की मतलब, और सभी की क्या, सब तो नहीं पढ़ा जा सकता है, लेकिन कुछ कुछ साहित्यकार राइटर्स ऐसे होते हैं जिन जो पढ़ने पे मजबूर कर देते हैं कि इनको पढ़ना ही पड़ेगा, ये मेरे प्रेरणा स्रोत है, इनसे कुछ सीख लूंगी। तो ये चीजें होती हैं कि अगर हम लोग अच्छे अच्छे राइटर्स को पढ़ेंगे, उनके विचारों को पढ़ेंगे, कुछ प्रेरणात्मक कोटेशन पढ़ेंगे, तो जरूर अपने अंदर भी चेंज आता जाएगा और ये खुद भी पता नहीं चले कब हम इतने बदल गए। तो जरूर पढ़ना चाहिए, और पढ़ने से लिखने की भी प्रेरणा मिलती ही है कहीं ना कहीं, कि मुझे भी लिखना है, इतना अच्छा लिखना है और इतने अच्छे शब्द संयोजन करने हैं, इतना अच्छा तुकान बैठाना है कि लोग गवाह करे। और तो मुझे लगता है कि पढ़ना सबसे अधिक सार्थक है कि राइटिंग को परिपक्व बनाने के लिए। जी वर्तिका मैं जी, यही बहुत सही कहा आपने कि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक जानेंगे नहीं। लिखने के लिए हमें जरूर पढ़ना होगा और साथ में दूसरों को से जी, जब तक आप पढ़ेंगे तभी आप सीखेंगे। बहुत सही कहा वर्तिका जी आपने और बहुत ही उत्तम आपने सलाह दी हमारे दर्शकों को। बेहद शुक्रिया। तो अब वक्त हो चला है आप सभी से कुछ सुनने का। तो क्योंकि वक्त हमारा बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो बस एक छोटी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप जो भी अपना काव्य पाठ रखें उस थोड़ा समय का ध्यान रखें। तो चलिए मैं नरेंद्र जी के पास पुनः पहुंचूंगी और उनसे कहूंगी कि अब वो हमें क्या सुनाने वाले हैं, पूछूंगी। और जी सर। मैं एक मुक्तक और एक गीत सुनाता हूँ। जी
अभी एक घटना हुई है आतंकवाद। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। शहादत फिर जवानों की मचा कोहराम भारी है, चुकाना आतताई अब तुम्हें कुछ दाम भारी है, चुकाना आतताई अब तुम्हें कुछ दाम भारी है, शहादत व्यर्थ होगी ही नहीं यह बात तुम सुन लो, भुगतना शीघ्र होगा अब तुम्हें अंजाम भारी है, भुगतना शीघ्र होगा अब तुम्हें अंजाम भारी है। पहला गीत मैंने चामर छंद में सुनाया था, अब पंच चामर में सुनाता हूँ। उसमें 15 वर्ण था, इसमें 16 वर्ण होते हैं। जी सर। गुरु लघु की 8 आवृत्ति। वात केतु का मतलब होता है मिट्टी। कि वात केतु से बना शरीर नासवान है, कि वात केतु से बना शरीर नासवान है, प्रयोग हो परोपकार में सही विधान है, प्रयोग हो परोपकार में सही विधान है, कि घाव देना अन्य को यही बड़ी कुरीति है, कि दर्द बांट ले सदा यही बड़ी सुनीति है, सदैव सीखते रहें कि ज्ञान ही प्रतीति है, समग्र का विकास हो यही विशेष नीति है, कि स्वार्थ की काम स्वार्थ त्याग के करे वही महान है, सदैव शीर्ष पे हुआ वही विराजमान है, कि वात केतु से बना शरीर नासवान है, प्रयोग हो परोपकार में सही विधान है, करें कभी उपासना सदा पुनीत हो करें, करें कभी सहायता सदा सुमीत हो करें, सदैव कार्य पुण्य का सखे प्रतीत हो करें, न याचना करें कभी करें विनीत हो करें, न याचना करें कभी करें विनीत हो करें, सुपंख हौसला जिसे वही भरे उड़ान है, सुपंख हौसला जिसे वही भरे उड़ान है, निशान छोड़ जो चले वही विभूतिवान है, कि वात केतु से बना शरीर नासवान है, प्रलाप छोड़ के सदा प्रयास में लगे रहें, प्रलाप छोड़ के सदा प्रयास में लगे रहें, विलाप छोड़ के सदा विकास में लगे रहें, न अंधकार हो कहीं उजास में बने रहें, कि उष्ण धूप से बचे निवास में बने रहें, करे निनाद व्यर्थ ही न जो विचारवान है, रहे न साथ झूठ के मनीष सात्य सत्यवान है, रहे न साथ झूठ के मनीष सत्यवान है, प्रयोग हो परोपकार में सही विधान है, कि बात केतु से बना शरीर नासवान है। और अंतिम बंद है, विनम्र प्रार्थना यही न छोड़ काम आज के, विनम्र प्रार्थना यही न छोड़ काम आज के, सुजान गांठ बांध ले कहे न बात राज के, सदैव गीतकार ले तरंग सीख साज के, उड़ान सीखनी सखे रहे करीब बाज के, जिसे उड़ान ज्ञात है करीब आसमान है, थके नहीं रुके नहीं वही सही जवान, प्रयोग हो परोपकार में सही विधान है, कि बात केतु से बना शरीर नासवान। एक गलती हो गई, एक और बचा हुआ है इसका। नहीं हो गया,
अब ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, ये गीत समाप्त हो गया। बहुत सुंदर, बहुत उम्दा, बहुत अति उत्तम सर। बल्कि ये कहिए कि हम खो ही गए आपकी कविता में। बहुत ही उत्कृष्ट आपकी रचना, बहुत आनंद आया सर सुन के, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मैं वर्तिका जी आप तक पहुंचूंगी और आपसे गुजारिश करूंगी एक कविता सुनाने के लिए। वर्तिका जी। मैं गजल सुनाऊंगी। जी जरूर। स्वागत है, स्वागत है। आली बहुत बनारस में, मैं बनारस की रहने वाली हूँ और बनारस के बारे में कुछ लिखी हूँ। बहुत बढ़िया। आली बहुत बनारस में, प्याली बहुत बनारस में, प्याली चाय की प्याली, आली सहेलियां। आली बहुत बनारस में, प्याली बहुत बनारस में, प्यारी प्यारी मीठी मीठी गाली बहुत बनारस में। वाह, वाह, शानदार गंगा मतलब। तट से, गंगा तट से दिखती है, गंगा तट से दिखती है लाली बहुत बनारस में। पतली गलियां होती हैं, नाली बहुत बनारस में। सजकर मिलती पूजा की थाली बहुत बनारस में। कंगन बिंदी माला संग बाली बहुत बनारस में। शिव के संगी मंदिर में काली बहुत बनारस में। कहती वरदा दर्शन की पाली बहुत बनारस में। क्या बात, क्या धन्यवाद। बात। बहुत ही बहुत सुंदर। सुंदर वर्तिका जी, बहुत सुंदर। बनारस का क्या आपने बहुत ही अपने शब्दों के जरिए बिल्कुल साक्षात वर्णन कर दिया। उम्दा प्रस्तुत। वर्तिका जी, मैं भी बनारस का हूँ, तो लेकिन आपने बनारस की खूबियों को बहुत अच्छी तरह से बताया। जी ये बिल्कुल। अच्छा है कि पता चला तो मुझे कि आप अब भी मैं एक बनारस के हैं। जी सर, आपके पास आना चाहूंगी और आपसे चाहूंगी कि आप फिर से पुनः हमारे मंच को सरोबोर करें अपनी कविता से। आप लोगों को नमन। और मैं चाहता था एक कविता सुनाना नारी शक्ति के ऊपर, लेकिन थोड़ी सी लंबी है और मैं समझता हूँ समय की कमी है, इस नाते उसको छोड़ता हूँ। किसी और दिन अवसर देंगी तो मैं जरूर उसको आपके जरूर, सामने निवेदित करूंगा। हमारा सौभाग्य होगा सर आपको अब सुनना। मैंने एक कविता लिखी है पतझड़ के ऊपर। आप पतझड़ जानती हैं, जी पतझड़ के बगैर वसंत आता नहीं, और बसंत के बाद पतझड़ भी आता है। जी बिल्कुल। तो मैंने पतझड़ के साथ जीवन का तालमेल बनाने की कोशिश की है ताकि एक अर्थपूर्ण कविता बने। तो थोड़ा साहित्यिक है, सुनिएगा। वृक्षों की शोभा पर्ण बहुत, वृक्षों की शोभा पर्ण बहुल, जीवन आधार पादपों का, जलवायु प्रचुर अवशोषित कर संचरण करें संजीवन का। क्या बात। अपने वाह। अपने सहते हैं शीत घाम, छाया देते हैं जीवों को, कलरव का अवसर देते हैं विहंगों को, आश्रय जीवों को। अंतर संबंध बहुत होता पेड़ों का अपने पत्तों से, श्रीहत होती द्रुम शाखाएं बिन इनके आवरणों से। कभी समय यह भी आता पत्ते गिरते हैं वृक्षों से, पीत पर्ण से पटी धरा तेज वायु के झोंकों से। पेड़ अनमने दिखते हैं, शाखाएं हो जाती बेरंग, झंझाड़ सा दिखता बिटप खड़ा, सुनसान बहुत लगता निसंग। ऐसा लगता है देख इन्हें जैसे बेबस हों खड़े पड़े, ऐसा लगता है देख इन्हें जैसे बेबस हों खड़े पड़े। अपना वैभव लुटता देखें नीर बहाते पीत परे। आता जब पतझड़ मौसम का, आता जब पतझड़ का मौसम, बूढ़े पत्तों का दिखे अंत, अपने दमखम खो देते हैं शाखाओं से हो वे लगंत। यह पर्ण पतन कारक पतझड़ जीवन वृक्ष निढाल करे। अब धीरे धीरे इसमें दर्शन आ रहा है। यह पर्ण पतन कारक पतझड़ जीवन वृक्ष निढाल करे, कर छिन्न भिन्न शोभा इसकी अपनी ताकत का भान करे।
यह दुष्प्रभाव रहता कब तक, यह दुष्प्रभाव रहता कब तक, आखिर प्रभुत्व यह खोता है, कुछ दिवस खड़े ये रीत वृक्ष पतझड़ को टक्कर देता है। पतझड़ है जीवन संध्या सी, वह वृक्ष प्रभावित करता है। पतझड़ है जीवन संध्या सी, वह वृक्ष प्रभावित करता है। उम्र रीतती पीत पर्ण सी, नवजीवन अंकुर धरता है। किसलय खिलते वृक्षों पर सुंदर सुकुमार दिखते हैं, पादप हो जाते मनहर, मन चित्त खींच रख लेते हैं। पल्लव संग दिखते वृक्ष पुनः अपनी सुषमा फैलाते हैं। जीवन बगिया श्रृंगार सदिश, जीवन पथ पर छा जाते हैं। जीवन बगिया श्रृंगार सदिश, जीवन पथ पर छा जाते हैं। ये पतझड़ और जीवन के साथ जुड़ा हुआ एक कविता मैंने आपके सामने रखी। अब मैं समझता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी सर, अद्भुत, बहुत ही, क्या बात, मतलब आपने पतझड़ के जो जिस तरह से पतझड़ ऋतु आती है और हमारा जो जीवन में परिवर्तन आता है, उन दोनों को आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ एक साथ जोड़ा। और वाकई में पतझड़ का जो सही मायने में जो वृक्ष हैं और उनके ऊपर क्या गुजरती है, उसका खूबसूरती के साथ वर्णन किया। बहुत ही कहूँ उत्कृष्ट रचना, जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक पतझड़ पर भी इतना खूबसूरत लिखा जा सकता है। बहुत खूब। वाकई में मैं फिर से ये बात कहूंगी कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मैं आप सबके साथ जुड़ी और इतनी उत्कृष्ट जो लेखनी में माहिर है, और मैं कहूँ कि ये बादशाह है लेखन के। बहुत आनंद आया और आप सभी के साथ जुड़कर, और जो भी आपके साथ जो आपकी काव्य रचनाएं अब मेरा एक अनुरोध है कि आप अपनी भी एक रचना हम लोगों को सुनाएं। हाँ, हम इसमें जुड़ते हैं त्यागी जी के साथ। यस। अरे सर, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं और इस बारे में मेरा ध्यान भी नहीं गया। तो चलिए, अगर आप मुझसे कह रहे हैं आपने आगाज किया था एक अच्छी कविताओं से, और इसका अंत भी आप अपनी अच्छी कविता से कर दें। तो सर ठीक है, मैं कुछ छोटी सी एक रचना सुनाती हूँ और आप सबका ध्यान चाहूंगी। मैं इतना अच्छा तो लेखन नहीं कर पाती, उत्कृष्ट रचनाकार मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो मेरी तुच्छ सी रचना है, आप सब के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ उस तुच्छ रचना को। स्वागत है, स्वागत जी। भागती जिंदगी से कुछ लम्हे चुरा लो, भागती जिंदगी से कुछ लम्हे चुरा लो, कुछ मीठी यादों को गले से लगा लो, कुछ मीठी यादों को गले से लगा लो। सुकून के धागों की लपेट के चादर, सुकून के धागों की लपेट के चादर, बेफिक्री का मैं बिछोना बिछा लूं, बेफिक्री का मैं बिछोना बिछा लूं। बहुत सुंदर, शुक्रिया। नवाजिश के फूलों को सराहने लगाकर, नवाजिश के फूलों को सराहने लगाकर, ख्वाहिशों को खुले आसमां में उड़ा दूं, ख्वाहिशों को खुले आसमां में उड़ा दूं। क्या बात है। भागती जिंदगी से कुछ लम्हे चुरा लो। वाह, बहुत खूबसूरत। चांद तारों को अपना साथी बनाकर, चांद तारों को अपना साथी बनाकर, रात की कालिमा का मैं काजल लगा लूं, रात की कालिमा का मैं काजल बना लूं। खामोशी के आगोश में खुद को डुबोकर, खामोशी के आगोश में खुद को डुबोकर, रफ़ाह को अपने नैनों में सजा लूं, रफ़ाह को अपने नैनों में सजा लूं। अंतिम लाइन है, निकल पड़ी हूँ स्वप्निल कारवां पर, निकल पड़ी हूँ स्वप्निल कारवां पर, जहां न कोई गम हो, जहां न कोई गम हो, ना ही कोई शिकन हो, जहां हूं मैं रावता स्वयं से, जहां हूं मैं रावता स्वयं से, मैं खुद को खुद में संभालूं, मैं खुद को खुद में संभालूं। भागती जिंदगी से कुछ लम्हे चुरा लूं, भागती जिंदगी से
कुछ लम्हे चुरा। बहुत वाह, खूबसूरत, दार्शनिक बहुत आवाज आपका, खूबसूरत। वाह। कह रही थी कि मैं बहुत अच्छा नहीं लिखते हैं, बहुत सुंदर रचना आपकी है, एकदम मन मजा को आ छू गया गया। भाई सुनकर, इतने जैसे इतने प्रोत्साहित करने वाली रचना आपकी बहुत है। खूबसूरत। कुछ सपने हम बेहद लोग चुराएंगे। बेहद शुक्रिया आप सभी का मेरी ठीक। रचना को सराहने के लिए। आप जैसे उत्कृष्ट रचनाकारों के सामने मैंने अपनी कविता प्रस्तुत की तो मैं वाह। धन्य महसूस करती हूँ खुद को। तो चलिए सर, हम आप सभी की ये जो इतनी सुंदर काव्य रचनाएं रही और जो साथ में आपकी जो काव्य यात्रा रही वो बेहद शानदार रही, और मुझे यकीन है कि जो हमारे दर्शक भी आपके इस कार्यक्रम को देखकर बहुत आनंदित महसूस कर रहे होंगे। साथ ही जो आपने हमारे दर्शकों को जो सुझाव दिए हैं वे जरूर उनको अमल में लाएंगे, और यकीनन मैं ये बात कहती हूँ कि अगर इन सुझावों को वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली उनका जो लेखन है वो शिखर तक जाएगा। तो बेहद शुक्रिया आप सभी का। तो एक कार्यक्रम को समापन की ओर ले जा रहे हैं। आप तीनों हमारे कार्यक्रम में आए और अपना अमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए आप तीनों का बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। मेरी ओर से भी कलम के जादू मंच तिवारी जी और आपका, साथ ही साथ जितने श्रोतागण या दर्शकगण इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सभी को मैं सभी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे यह सुअवसर प्रदान किया गया कि अपनी बातों को आपके समक्ष रख सकूं। धन्यवाद। मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना जरूर मैं देना चाहूंगी अपने सभी दर्शकों को और आप सभी को कि हमारे जो मंच है, और जानकर आपको बहुत खुशी भी होगी कि एक और प्रतियोगिता की शुरुआत कर रहे हैं जो कि है पोइट ऑफ द ईयर। और इस प्रतियोगिता की शुरुआत जनवरी से 3 जनवरी से हो रही है। तो मैं चाहूंगी कि आप सभी, क्योंकि आप प्रतिभाशाली हमारे रचनाकार हैं, तो आप भी इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। साथ में मेरे जो दर्शक हैं मैं उनसे भी अपील करती हूँ कि ये जो हमारी नई प्रतियोगिता शुरू हो रही है तो वो सभी उसके लिए प्रयासरत रहें, और हम प्रतियोगिता हमारे इस पूरे महीने सभी महीनों में चलने के बाद अंत में जो विनर होगा वो चुना जाएगा। और यकीनन वो जो विनर होगा, सोचिए कितना प्रभावशाली उसका लेखन होगा। तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप सभी उस प्रतियोगिता से जुड़ें और अपने जो उत्कृष्ट लेखन है उसको वहां पे शो करें। तो जरूर जरूर बहुत धन्यवाद, और आपको और श्रेय जी को और इस मंच को, क्योंकि इतना वाइब्रेंट मंच है, इतने वाइब्रेंट श्रेय तिवारी जी हैं कि वो अपनी व्यस्तता के बावजूद हम सब से पर्सनली भी जुड़ जाते हैं जब कभी बुलाने का काम आता है। तो उनके इस उत्साहपरक प्रवृत्ति को मेरा नमन है, और आपने इतना अच्छा संचालन किया जिसका मैं बिल्कुल मुरीद हो गया। वाह। और अंत में अपनी कविता आपने सुना करके उतना उत्साहित कर दिया कि जैसे कि हम लोग कुछ सपने चुरा करके और आगे बढ़ सकें। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपको मेरी रचना जो है वो पसंद आई। बहुत ठीक, जी, नमस्कार। तो हम फिर से मुलाकात होगी हमारी किसी अन्य थैंक यू। कार्यक्रम में। तो आप सभी का बेहद शुक्रिया। दोस्तों, आज हमने मुलाकात की अपने अक्टूबर व नवंबर के POTM विजेताओं से। तो अगले महीने फिर से आपसे मुलाकात होगी हमारे इसी कार्यक्रम में, एक शाम कलमकारों के नाम। तो तब तक आप हमसे जुड़े रहिए, अपनी सुंदर सुंदर प्रतिक्रियाएं हमारे इस कार्यक्रम के लिए लिखते रहिए, भेजते रहिए, और अपना प्यार व स्नेह हमारे साथ यूं ही बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।